रतन टाटा की नवरत्न कंपनी में से एक कंपनी है टाइटन। 1999 में एक कंपनी का शेयर आया था। आपने उस समय 1 लाख का शेयर इन्वेस्ट किया होता तो आज की डेट में उसकी वैल्यू होती 6 करोड़ रुपए। यानी इस कंपनी ने दिया है 60,000% का रिटर्न। ये वही कंपनी है जिसने राकेश झुनझुनवाला को बिग बुल बनाया। उनकी टोटल नेटवर्थ में 25% हिस्सा सिर्फ टाइटन से आता है। तो आपको टाइटन के नाम से लगता है अरे घड़ी बनाने वाली कंपनी इतनी बड़ी हो गई। नहीं भाई साहब, टाइटन एक बड़ी कंपनी है जिसके अंदर घड़ियां भी जाती है, चश्मे भी जाते हैं और ज्वेलरी भी जाती है। और ज्वेलरी टाइटन की टोटल सेल का 88% है। ज्वेलरी जो ब्रांड टाइटन के अंदर है उसका नाम है तनिष्क और आज की कैश स्टडी उसी पर है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये जो तनिष्क ब्रांड जिसने टाइटन को टाइटन बनाया, ये जुगाड़ से लॉन्च हुआ था। इसको लॉन्च करने की मजबूरी थी, ऐसा नहीं कि लॉन्च होते ही हिट हो गया था। शुरुआत में 5 साल भयंकर घाटे में रही थी और ऐसी स्थिति हुई थी कंपनी तो बेचनी पड़ जाएगी, बंद करनी पड़ जाएगी। लेकिन आखिर इसने ऐसा क्या किया? पिछले साल 23,000 करोड़ की इसने सेल की। ऐसा क्या किया? हर साल 12,000 नई डिजाइन ज्वेलरी में ये लोग बना देते हैं। इन्होंने एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा दी और टाटा ग्रुप की इस स्टडी से आपको पता चलेगा कि एम्प्लॉय का ख्याल कैसे रखा जाता है। और जब एम्प्लॉय का ख्याल रखा जाता है तो वो आपका ख्याल कैसे रखता है। अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। टाइटन की शुरुआत हुई थी 1984 में 84 में। टाटा ग्रुप का तमिलनाडु में एक इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के साथ उन्होंने चालू की थी। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। ये क्या करते थे, घड़ी बनाने के जो भी क्वार्टर क्रिस्टल थे वो ये लोग बाहर से इंपोर्ट करते थे। इंपोर्ट करने के लिए इनको डॉलर चाहिए थे, आराम से सरकार से मांगते थे, डॉलर वॉलर मिल जाते थे। अब क्या हुआ, 1990 के आसपास इराक और अमेरिका की लड़ाई वड़ाई हुई कुवैत को लेकर और वहाँ बहुत बड़ा पंगा हुआ और उसके चक्कर में ऑयल के प्राइस एकदम से भाग गए। इंडियन गवर्नमेंट है वो ऑयल पूरा इंपोर्ट करती थी तो इंडियन गवर्नमेंट के पास डॉलर कम पड़ने लगे। इंडियन गवर्नमेंट ने सबको अनाउंसमेंट कर दिया, भैया हमसे डॉलर मांगने आना मत, तुम्हें डॉलर की ज़रूरत है तो खुद ही अरेंज करो, खुद ही कमाओ, हमको मतलब नहीं। तो टाइटन ने कहा घड़ी बनाने के लिए डॉलर चाहिए, डॉलर तो है ही नहीं, तो क्या करे। तो इन्होंने कहा वेस्ट में एक कॉन्सेप्ट है कि जो घड़ी की दुकान है वहाँ ज्वेलरी भी बिकती है, तो एक काम करते हैं, क्या ज्वेलरी भी बना देते हैं। ज्वेलरी बना के यूरोप में बेच देंगे, वहाँ से डॉलर आ जाएंगे, उसी डॉलर से इक्विपमेंट खरीद लेंगे तो काम आ जाएगा। तो इन्होंने उस डॉलर के जुगाड़ के लिए ज्वेलरी शॉप तुक्के में कर दिया। अब वहां पे ज्वेलरी की साइट चालू कर दी, अपना जुगाड़ करने लग गए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, 91 में लिबरलाइजेशन हो गया, भारत की इकोनॉमी खुल गई। भारत की इकोनॉमी खुली तो इन्फोसिस आई, विप्रो आई, बड़ी बड़ी कंपनियां आने से इंडिया के पास बहुत सारे डॉलर आने लगे। तो गवर्नमेंट ने कहा अब कोई चक्कर नहीं है, अब कोई टेंशन नहीं है। अब वो ऑयल वाला चक्कर था वो भी धीरे धीरे कम हो गया। अब ऐसा है, इंडिया में भी डॉलर की कमी नहीं है, तुम चाहो तो ये असाइनमेंट बंद कर दो। पर टाइटन बोला फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर दिया, मशीन ले आए, लेबर बिठा लिए, अब क्या बंद कर दो। टाइटन ने एक नया ब्रांड भी लॉन्च किया था तनिष्क, और उसने कहा ज्वेलरी बाहर नहीं बेचते, इंडिया में भी ज्वेलरी बेचेंगे। पर शुरुआत में तनिष्क को सफलता नहीं मिली। 5 साल तक घाटे पे घाटा लगता रहा। सन 2000 आते आते 150 करोड़ का घाटा इकट्ठा हो चुका था। उन्होंने मैकेंसी कंपनी को हायर की। उन्होंने कहा भैया बंद कर दो, बेच दो, तुमसे नहीं बिकेगी। फिर कारण पता लगाया कि आखिर कारण क्या है और टाटा ने रिसर्च करना शुरू किया। पहला कारण ये था, भैया इंडिया में जितने लोग थे वो भैया ट्रेडिशनल फैमिली ज्वेलर्स से सामान लेते थे। दादाजी भी वहीं से लेते थे, पिताजी भी वहीं से लेते थे। तो ज्वेलरी जहाँ से लेनी थी वो ज्वेलर्स फिक्स था। तनिष्क नई कंपनी थी, कौन आएगा उसके पास। दूसरी बात, शुरुआत में तनिष्क ने वेस्ट के लिए बनाई थी तो 18 कैरेट में बनाते थे क्योंकि उनको बढ़िया बढ़िया डिजाइन देनी थी। बढ़िया डिजाइन देने के
18 कैरेट बढ़िया होता है। अब 18 कैरेट तो इंडिया में चलता ही नहीं। इंडिया वाले बोले 22 कैरेट से नीचे हम लेंगे ही नहीं। तो तनिष्क ने कहा, अच्छा, हमको अब समझ में आया, इनको सोना चाहिए, डिजाइन विजाइन नहीं चाहिए। चलो डिजाइन तो है ही, इनको सोना देते हैं। इन्होंने 3 चेंजेस अपने सिस्टम में किए। वो 3 चेंजेस के चक्कर में तनिष्क कंप्लीट पलट गई और इतनी बड़ी कंपनी बन गई। पहला चेंज क्या किया, जो ज्वेलरी का प्राइस का डिस्प्ले आता था उसमें साथ साथ ये भी लिखने लगे, भैया इस ज्वेलरी में इतना सोना है, इतने नगीनों का वजन है, इतना सोने का वजन है। तो उसे थोड़ा ग्राहकों को कॉन्फिडेंस आने लगा। सेकंड चीज जिसने गेम चेंज कर दिया, जिसको कहते हैं मास्टर स्ट्रोक, वो कैरेट मीटर करके मशीन लेके आ गए तनिष्क के शोरूम में। उन्होंने कहा, इस मशीन का काम है ज्वेलरी की शुद्धता की जांच करना और मार्केटिंग की। टीवी में ऐड किए, पेपर में ऐड दिए, भैया जिसके पास भी सोना है वो आओ और फ्री में चेक करके ले जाओ। फ्री का नाम सुनते ही लोग तनिष्क के शोरूम में पहुंच गए और बोले, जी हमारा सोना चेक करके बताओ कैसा है। और वहां पे 60% केसेस ऐसे निकले जहां पर सोने की प्योरिटी कम निकली। उनके जो वीडियो से है, उन्होंने कहा कुछ और, दिया कुछ और। अब लोगों को लगा हम तो ठगे गए यार। तब उनको रियलाइज हुआ हमारे साथ गलत हुआ। अब तो भैया मार्केट की दुकान से लेना पड़ेगा, लोकल से नहीं लेंगे। और तनिष्क के पीछे टाटा का ब्रांड तो खड़ा ही था और धीरे धीरे जो ट्रस्ट वहाँ था वो टूटा और यहाँ पर आ गया। तीसरी चीज जो इन्होंने की, 1920 स्कीम चलाई। ये क्या था, बोले तुम्हारी ज्वेलरी टेस्ट करवाओ। 19 से 22 कैरेट के बीच में ज्वेलरी निकली और 16-17 कैरेट निकली तो तुम्हारी गलती। पर हाँ, 19-20 कैरेट निकली तो तुम काम करो, 22 कैरेट का सोना तनिष्क आपको करके देगा। हम सिर्फ मेकिंग के चार्ज के पैसे लेंगे, गोल्ड के पैसे नहीं लेंगे। मतलब 20 कैरेट की ज्वेलरी दे जाओ और 22 कैरेट की ज्वेलरी ले जाओ, सिर्फ मेकिंग चार्ज देकर। अब लोगों को लगता है कि ये अपनी जेब से क्यों बांट रही है। तो टाटा ने कहा, देखो ज्वेलरी में आपको पता है क्या, एक बार ज्वेलर बंध गया, जो ज्वेलर बंधा हुआ था पीढ़ियों से बंधा हुआ था, हर साल खरीदेंगे, हर शादियों में खरीदेंगे, हर दिवाली में खरीदेंगे और उसी से खरीदेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी खरीदेंगे। तो टाटा ने कहा, भैया एक बार वहां से यहाँ तो आए, शुरुआत में चाहे नुकसान ही सही, एक बार बने तो सही। तो यही चीज तनिष्क ने भी की। अब ये तीनों चेंज किए तो ग्राहक इनके पास आने लगे और जो कंपनी लॉस थी वो प्रॉफिट में कन्वर्टर हो गई और अब इसे आगे बढ़ाना है। अब तनिष्क ने अपने असली अवतार में आई। इस एक्सचेंज में मोटे पैसे नहीं लगाना भैया, जहां कम से कम खर्चा हो। इन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल चालू किया और तनिष्क की फ्रेंचाइजी देनी चालू कर दी। इन्होंने मास्टरी हायर की। 2000 स्क्वायर फुट के शोरूम में ये लोकेशन देखते, जगह देखते, वहाँ करते। इनकी फुटफॉल के जरिए धीरे धीरे सेल बढ़ने लगी। फिर 2010 में जाके उनको लगा कि छोटे छोटे 2000 स्क्वायर फुट चल रहे हैं, बड़ा बना के देखे क्या। तो इन्होंने चेन्नई में 20,000 के स्क्वायर फुट का एक मेगा शोरूम इन्होंने लॉन्च किया, लार्ज फॉर्मेट, जहां पर भयंकर डिजाइन। भाई साहब जबरदस्त सफलता मिली। तो इन्होंने 2011 में 25,000 स्क्वायर फुट का मुंबई में अंधेरी में लॉन्च कर दिया। और उन्होंने एक चीज नोटिस की, 20,000 का स्क्वायर फुट का एक शोरूम है, 2-2 हज़ार के स्क्वायर फुट से ज़्यादा सेल देते हैं। तो इन्होंने कहा, बड़े बड़े शोरूम तो हम बनाएंगे और छोटे छोटे फ्रेंचाइजी में दे देते हैं। अब भाई साहब मार्केटिंग करनी पड़ेगी, बड़ा नाम बनाना है। तो तनिष्क के शानदार ऐड आते थे। तो इन्होंने अमिताभ बच्चन को हायर किया, काजल को कहा
तुम ऐड करो। जोधा अकबर पद्मावत में तनिष्क की ज्वेलरी काम में ली गई थी, तो धीरे धीरे तनिष्क के प्रति लोगों का विश्वास और बढ़ गया। अब बात करेंगे इन्होंने अपनी सेल कैसे बढ़ाई। तो इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की, गोल्डन इन्वेस्ट। ये क्या स्कीम है? तनिष्क ने कहा 1,20,000 की चैन है, वो आप लेके जाओ, वो भी 10-10 हजार हर महीने में। तनिष्क ने कहा 11 महीने आप जमा कराओ, 12वें महीने की किस्त हम देंगे, आपके भाई साहब बेनिफिट हो जाएगा और टुकड़ों टुकड़ों में भाई साहब एसेट भी बन जाएगी। तो ये स्कीम से सेल बढ़ गई। फिर दूसरा इन्होंने कहा इधर तो ज्वेलरी की ही आइटम बिक रही है और कुछ बेच सकते हैं क्या? तो इन्होंने कहा वर्किंग क्लास वुमन, आजकल महिलाएं काम करने लग गई है, ऑफिस जाने लग गई है, जॉब करने लग गई है और वहाँ पे 5-5 लाख का सेट पहन के तो जाएगी नहीं। तो वहाँ के लिए लाइट ज्वेलरी लॉन्च करो। 5,000, 10,000, 15,000 की जो छोटी मोटी अंगूठी डिजाइनर पहन ले और उनको भी अच्छा लगे। तो इन्होंने कलेक्शन लॉन्च किया मिया करके, जहां पर 3,500 से ज्वेलरी का कलेक्शन चालू है। तो नॉर्मल लोगों को बेच रही थी, इन्होंने वर्किंग क्लास को भी पकड़ लिया। अब कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो कहते हैं पूरी दुनिया ले रही है नॉर्मल ब्रांड, हमें तो लग्जरी ब्रांड चाहिए, तो भैया तुम भी लो। उन्होंने लॉन्च किया, तो ये लॉन्च करते हैं जोया। उसमें 75,000 से रेट चालू हो रही है और एकदम से अलग डिजाइन है, ये भी ले लो। इन्होंने कहा भैया सबसे बड़ा सेगमेंट क्या है? तो सबसे बड़ा सेगमेंट है वेडिंग ज्वेलरी। ज्वेलरी जितनी भी बिकती है 50% ज्वेलरी वेडिंग के चक्कर में बिकती है। तो इन्होंने एक कलेक्शन लॉन्च किया, रीवा कलेक्शन लॉन्च किया। उन्होंने 13 कम्युनिटी ब्रांड के कलेक्शन बनाएंगे। ये क्या है? तो उन्होंने कहा गुजराती दुल्हन अलग है, मराठी दुल्हन अलग है, बंगाली दुल्हन अलग है। तो इनको इनके रीजन के हिसाब से, इनके कल्चर के हिसाब से भैया ज्वेलरी बना के देंगे। बंगाली दुल्हन है भैया, उनकी ज्वेलरी अधूरी है शंखपाल बिना। गुजराती दुल्हन है तो चंदन और जड़ताल के बिना काम नहीं चलेगा। तो इन्होंने एक एक ट्रेडिशनल में समझा क्या चलेगा और उस तरह का कनेक्शन लॉन्च किया। तो हर सेगमेंट से सेल आने लगी। इसलिए तनिष्क के 400 शोरूम है, वो भी 250 शहरों में। अब इन्होंने कॉस्टिंग कैसे कम की? तो इन्होंने कहा काम कौन करता है? कारीगर। तो इनकी क्या समस्या है? तो कारीगरों की समस्या क्या है कि 20 साल की उम्र में कारीगर काम करेगा, अब वो बैठता है ऐसी जगहों पे जहाँ पे भैया एसी नहीं है, हवा ढंग से नहीं आती, लाइट ढंग से नहीं आती। तो उनको गर्दन की, आँखों की प्रॉब्लम आ जाती है और 40 साल की उम्र में ये जॉब छोड़कर कोई और काम पे लग जाते हैं और फिर नया आदमी इनको मिलता नहीं। तो टाटा ने कहा तुम्हारी वैसी व्यवस्था की जाएगी जैसे हम हमारे एम्प्लॉय की करते हैं। तुमको मंथली चेकअप कराना है, रूटीन चेकअप कराना है, हम सुविधा देंगे। लोन की ज़रूरत हो, फाइनेंस की ज़रूरत हो, बता देना। तो इन्होंने कारीगर पार्क बनाया और एक प्रोग्राम किया मिस्टर परफेक्ट। मिस्टर परफेक्ट प्रोग्राम में क्या करेंगे और कारीगर पार्क में क्या करेंगे? इन्होंने कहा भैया मशीनरी हम प्रोवाइड कराएंगे, मटेरियल हम प्रोवाइड कराएंगे, ट्रेनिंग हम प्रोवाइड कराएंगे। तुम जितना भी काम करोगे वहाँ पर एसी है, एसी कंडीशन में काम करो, बढ़िया लाइटिंग में काम करो। अभी तुम ज़मीन पे बैठकर काम कर रहे हो, तुम्हें कुर्सी ऐसी प्रोवाइड की जाएगी जिससे तुम्हारी गर्दन में कम प्रॉब्लम हो। तुमको बकायदा आईडी कार्ड दिए जाएंगे, तुमको यूनिफॉर्म दिए जाएंगे, तुम्हारा बैंकों में खाता खुलवाया जाएगा, तुमको कैंटीन की सुविधा दी जाएगी। 2012 में इन्होंने 11-11 स्क्वायर फुट के 4 पार्क बनाए, जिसमें 1400 कारीगरों को इन्होंने रखा। वहाँ पर इनको रहने की सुविधा, रुकने की सुविधा और 60% बंगाल से आते थे। तो उन्होंने बंगाली कुक रखे जो बंगाली खाना बनाते थे। टाटा ने कहा भैया जो देता है ना उसे वो मिलता भी है, जो जैसे कर्म करता है ना उसे ऐसा फल मिलता है। तो फल क्या मिला? सबसे पहले प्रोडक्टिविटी हाई हो गई। जो एक लेबर
एक महीने में 750 ग्राम की ज्वेलरी बना के देता था, वो 4 किलो की ज्वेलरी बना के देने लगा। प्रोडक्शन कैपेसिटी 500%। 4 किलो ज्वेलरी बनाने में 5 आदमी लगते, एक आदमी बना के दे रहा है। सारी मशीनरी दे दी, सारी टेक्नोलॉजी दे दी और ट्रेनिंग दे दी। उसका फ़ायदा क्या है? पहले ये लोग हाथ से बनाते थे तो एक हार ऐसा बना, दूसरे हार में थोड़ा फर्क आता है, तो पीस बाय पीस में डिफरेंट आता था। अब मशीनरी सेम है, ट्रेनिंग सेम है, तो पीस बाय पीस फर्क भी नहीं आ रहा है, तो वो कॉस्टिंग भी बच गई। इसके चक्कर में क्या हुआ कि जो माल इधर उधर वेस्ट पड़ा रहता था वो वेस्ट हुआ ही नहीं। अभी माल दिया, अभी का अभी बन जाएगा। सोचो 1,000 कारीगर है और हर कारीगर के पास 100-100 ग्राम सोना दे रखा है। कितना सोना तनिष्क का ब्लॉक हो गया। वो सारे कारीगरों को एक ही जगह बैठा के रखा है और सारी सुविधा दे रखी है, तो गोल्ड का रोटेशन कितना तेजी से बढ़ रहा है। तो सोने की इन्वेस्टरी 30 दिन की होती थी, वो 3 दिन में आ गई। अच्छा, ये जो सोना वेस्टेज होता था, इंडस्ट्रीज में 5% वेस्टेज हो जाता है। गोल्ड इनके यहाँ वेस्टेज होता है 0.15%। इसका मतलब ये साल में 75 से 80 किलो सोना वेस्टेज होने से बचा लेते हैं। तो साल में 3,000 डिजाइन बनाते थे, ये साल में 12,000 डिजाइन बनाने लग गए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 65% तक डाउन आ गई और एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी 217% बढ़ गई। तो हमें बिजनेस लेसन क्या मिलता है कि जो भी प्रोडक्ट या इंडस्ट्रीज अनऑर्गेनाइज है उनको ऑर्गेनाइज्ड करें। पहले ज्वेलरी मार्केट है, वो छोटी छोटी दुकानों से मिलती थी। बोले इसमें एक ब्रांड बन सकता है, वो ब्रांड ढूंढा और ब्रांड बनाया। घड़ियाँ इधर उधर मिल रही थी, उसको भी टाइटन ब्रांड बनाया। दूसरा, कस्टमर की नब्ज को पहचानना है। अगर आपको प्रॉफिट बनाना है तो कस्टमर की नब्ज पकड़नी पड़ेगी। तीसरी चीज़ है, आप सोचो कि वेंडर को चूस लूँ, एम्प्लॉय को चूस लूँ। जब आप उनको चूसते हो तो वो परेशान होता है, उसका माइंडसेट काम नहीं करता। अल्टीमेटली आपकी ही प्रोडक्टिविटी असफल होती है। आप एक कदम उनकी तरफ बढ़ाएंगे, वो 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे और पूरी जान लगाएंगे। बिजनेस चैरिटी की तरह करके तो देखे, फिर आएगा मज़ा। बिजनेस खुद के लिए नहीं होता, खुद के लिए तो नौकरी होती है। बिजनेस करो तो ऐसे करो, ये 10 लोगों का घर भी चल रहा है इनके एम्प्लॉयमेंट के लिए। ये मेरे कस्टमर 100 कस्टमर है, ये भी खुश। ये मेरे 25 वेंडर है, ये भी खुश। और इतने मेरे पैसे बचे तो चैरिटी भी किया। तो बिजनेस कर रहे हो तो चारों ओर 360 डिग्री फैलाओ।